तो आज के इस विश्लेषण में ना हम एक लिटरली मास्टर क्लास डिकोड करने वाले हैं मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की। खासकर अगर आप चुनाव प्रचार के नए और इनोवेटिव तरीकों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये केस स्टडी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो शुरू तो होता है एक स्ट्रगलिंग एक्टर से, लेकिन पहुंचता है तमिलनाडु के एक बेहद ताकतवर राजनीतिक नेता की कुर्सी तक। तो बिना कोई देरी किए चलिए सीधे इस केस स्टडी में डाइव इन करते हैं। अब शुरुआत कितनी अलग थी ये जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। 1992 की बात है जब विजय ने अपना डेब्यू किया था तो वो बस एक दुबले पतले से लड़के थे। उस टाइम के तमिल सिनेमा में जहां कमल हासन और रजनीकांत जैसे लेजेंडरी स्टार्स का एक अलग ही स्वैग और दबदबा हुआ करता था, वहां विजय को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया। मतलब आलोचकों ने उन्हें हीरो मानने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें जोकर तक का टैग दे दिया। सोचिए उस वक्त के ट्रेडिशनल सिनेमा के पैमानों पर फिट न बैठने की वजह से उन्हें कितनी ज्यादा नफरत झेलनी पड़ी थी। इस पूरे स्ट्रैटेजिक ब्रांड एवोल्यूशन को समझने के लिए हम 5 अहम चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, जोकर से मास हीरो तक का सफर। दूसरा, ग्रासरूट नेटवर्क तैयार करना। तीसरा, स्क्रीन से सड़क तक का पिवट। चौथा, डिजिटल कैंपेन और होलोग्राम तकनीक। और पांचवां, द अल्टीमेट लीडरशिप प्लेबुक। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। जोकर से मास हीरो मतलब एक ब्रांड को कितनी सोची समझी रणनीति के तहत बदला गया। देखिए, दशकों तक ऑडियंस के बदलते टेस्ट के हिसाब से खुद को ढालना कोई आसान काम नहीं है, पर एक कमाल की रणनीति थी। 1992 के डेब्यू और उस भारी आलोचना से सीखकर 1996 में उन्होंने पुए उनकांगा के साथ एक लवर बॉय वाली इमेज अपना ली। फिर जब लगा कि यार अब कुछ नया चाहिए तो 2004 में गिल्ली के साथ वो सीधे एक मास हीरो में ट्रांसफॉर्म हो गए। इस एक्शन अवतार ने सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिर 2012 आते आते तो पक्की के जरिए उन्होंने खुद को एक जन नेता या पीपल्स लीडर के रूप में स्थापित कर लिया। ये पूरी ब्रांडिंग बहुत ही कैलकुलेटेड थी। अब यहां ना फ्यूचर लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो यंग रोमांटिक अपील है जो उनके शुरुआती करियर का हिस्सा थी, लेकिन दूसरी तरफ है उनका पॉलिटिकल सॉफ्ट लॉन्च। कट्टी जैसी फिल्मों में उन्होंने अचानक से कॉटन शर्ट और चप्पल पहनना शुरू कर दिया और सीधे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने लगे। मतलब कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन उससे बहुत पहले ही उन्होंने खुद को एक जमीन से जुड़े नेता के रूप में ढाल लिया था। क्या गजब का पीआर मूव था ये। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ग्रासरूट नेटवर्क तैयार करना या यूं कहें कि अपनी पॉलिटिकल मशीन को बिल्ड करना। वैसे पॉलिटिकल कैंपेनिंग में ना सॉफ्ट लॉन्च का मतलब होता है पूरी तरह से मैदान में उतरने से पहले एक लिमिटेड ऑडियंस के बीच अपने पर्सोना को टेस्ट करना और मोमेंटम बनाना। विजय के केस में उनके दशकों के बहुत ही सावधानी से चुने गए फिल्म रोल्स और जो उनके फैन क्लब्स सोशल वर्क कर रहे थे ना, वो असल में एक लंबा सॉफ्ट लॉन्च ही था। राजनीति में आने से काफी पहले ही उनका एक बहुत बड़ा और सॉलिड वोटर आउटरीच प्रोग्राम चुपचाप शुरू हो चुका था। और हां, ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी। स्टेप 1, 2009 में अपने फैन क्लब्स को लॉन्च करना। स्टेप 2, इसे सिर्फ फिल्मों तक लिमिट ना रखकर सीधा ग्रासरूट लेवल के सोशल वर्क में झोंक देना। स्टेप 3, 2021 के लोकल इलेक्शन में अपने मेंबर्स को उतारना, जो राजनीति में उनका पहला असली टेस्ट था। और फाइनली स्टेप 4, 2024 में टीवी के पार्टी को ऑफिशियली लॉन्च करना। यह अपने सिनेमाई फैन बेस को एक मजबूत पॉलिटिकल मशीन में बदलने का एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। लेकिन पता है, अपने ब्रांड की सत्यनिष्ठा या इंटेग्रिटी को बचाए रखना भी उतना ही जरूरी होता है। आपको शायद जानकर हैरानी हो, पर जब उनके खुद के पिता ने उनके नाम का इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश की ना, तो विजय ने अपनी इस राजनीतिक पहचान को बचाने के लिए खुद के परिवार समेत 11 लोगों पर सीधा मुकदमा ठोक दिया। ये इतना सख्त कदम था जो साफ दिखाता है कि अपने पॉलिटिकल ब्रांड को अनऑथराइज्ड यूज से बचाना एक लीडर के लिए कितना क्रिटिकल होता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीन से सड़क तक का पिवट, यानी रियल वर्ल्ड एक्शन और क्राइसिस मैनेजमेंट। तो हुआ ये कि 2013 में उनकी एक फिल्म आ रही थी थलाइवा, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने उसकी रिलीज पर ही रोक लगा दी। ये विजय के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, पर इस पॉलिटिकल रुकावट ने ना उन्हें मजबूर कर दिया कि वो जनता के साथ एक सीधा एकदम अनफिल्टर्ड कनेक्शन बनाए। और सच कहूं तो यहीं से उनके उस ऑन स्क्रीन सेवियर से ऑफ स्क्रीन रियल वर्ल्ड लीडर बनने की नींव पड़नी शुरू हुई थी। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 2017 में देखने को मिला, जब तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू पर बैन लगा और आम लोग सड़कों पर उतर आए तो विजय भी चुप नहीं बैठे। वो सीधा इस आंदोलन का हिस्सा बन गए।
ये पहली बार था जब वो रियल लाइफ में किसी इतने बड़े मूवमेंट से जुड़े थे। इस कदम ने उनकी ऑफ स्क्रीन लीडरशिप को एक तरह की लेजिटिमेसी दी। हालांकि इसके साथ ही वो इंटेंस पॉलिटिकल स्क्रूटनी के घेरे में भी आ गए। अब बात करते हैं इस नंबर की, 20। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है यार, ये एक बहुत ही क्रूशल मोमेंट है। देखिए, जब आप सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं तो सिस्टम भी आप पर नजर रखता है। 2020 में वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और अचानक इनकम टैक्स विभाग की गाड़ियां सेट पर पहुंच गई। शूटिंग तुरंत रोक दी गई और विजय को लगातार 20 घंटे तक पूछताछ के लिए ले जाया गया। उस टाइम हर किसी को लग रहा था कि बस अब इनकी इमेज को तो भारी डैमेज होने वाला है। लेकिन फिर अगले दिन जो हुआ वो क्राइसिस कम्युनिकेशन का एक मास्टर स्ट्रोक था। पूछताछ खत्म होने के बाद विजय सीधा सेट पर वापस गए, अपनी वैनिटी वैन की छत पर चढ़े और वहां बाहर खड़े हजारों फैंस के साथ एक ब्लॉकबस्टर सेल्फी ले ली। वो सेल्फी सोशल मीडिया पर लिटरली आग की तरह फैल गई। उस एक मूव ने सरकार के डराने वाले कदम को सीधा फैंस के साथ एक अनब्रेकेबल इमोशनल बॉन्ड में बदल दिया। एक क्राइसिस को अपनी सबसे बड़ी ताकत और लॉयल्टी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये उसका जीता जागता सबूत था। चलिए अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, डिजिटल कैंपेन और हॉलोग्राम तकनीक, मतलब कि मॉडर्न आउटरीच के वो तरीके जो आज के टाइम में गेम चेंजर हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मॉडर्न चुनाव प्रचार कैसा होता है तो उनके ये तरीके सुनिए। प्रशांत किशोर की सलाह ली और बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। सिटी को अपना चुनाव चिन्ह बनाया जो हर रैली की आवाज बन गई। दूर दराज के गांवों में हॉलोग्राम के जरिए अपने भाषण पहुंचाए और कोयंबटूर में तो रोबोट्स तक से लोगों का स्वागत करवाया। बच्चों को टारगेट किया ताकि उनके जरिए पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके और एक सख्त ड्रेस कोड रखा, सफेद शर्ट और खाकी पैंट, बिल्कुल एक अनुशासित आर्मी की तरह। यह मॉडर्न आउटरीच का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन था जिसने सीधे तौर पर यंग वोटर्स को अट्रैक्ट किया। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द अल्टीमेट लीडरशिप प्लेबुक 2026 और उसके बाद की कहानी। हम सबने देखा है कि जो ट्रेडिशनल सुपरस्टार्स होते हैं ना, वो पॉलिटिक्स में आने के बाद भी फिल्मों में काम करते रहते हैं। उनका एक पैर हमेशा सिनेमा में होता है। लेकिन विजय की प्लेबुक एकदम अलग थी। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वो फिल्मों से 100% रिटायरमेंट ले लेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये इस बात का सबसे बड़ा सिग्नल था कि वो शासन और पॉलिटिक्स को लेकर पूरी तरह से सीरियस हैं, जो उन्हें पहले के कई स्टार्स से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। और देखिए, पॉलिटिक्स सिर्फ बड़े बड़े वादे करने का नाम नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने के बारे में भी है। जब विक्रावंडी में उनकी रैली के दौरान वो दुखद भगदड़ मची तो शुरुआत में उनके वहां से चले जाने को लेकर काफी आलोचना हुई। लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। वो वापस लौटे, पीड़ित परिवारों से मिले और मदद का ऐलान किया। इस एक कदम ने उनकी पॉलिटिकल इमेज को जमीनी हकीकत से जोड़ दिया। हर उभरते नेता के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जवाबदेही लेना ही एक स्ट्रांग लीडरशिप की असली पहचान होती है। अब इन सारी रणनीतियों का क्या असर हुआ, वो हमें मई 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों में साफ दिखा। तमिलनाडु की राजनीति जो दशकों से सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रही थी, वहां टीवी के पार्टी ने 234 में से 7 सीटें जीतकर इतिहास ही रच दिया। इसे सिर्फ एक इलेक्शन विक्ट्री नहीं कह सकते, ये एक दशकों पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का टूटना था जिसने लिटरली सबको चौंका कर रख दिया। तो फाइनली ये पूरी केस स्टडी हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। ये तो साबित हो गया है कि उन्होंने भारी भीड़ को वोटर्स में बदलने का चैलेंज सफलतापूर्वक पार कर लिया, लेकिन क्या एक सिनेमाई सुपरस्टार इस शानदार चुनावी जीत को एक बेहतरीन सुशासन यानी गुड गवर्नेंस में बदल सकता है? इतिहास गवाह है कि सत्ता हासिल करना तो एक बात है, पर उसे इफेक्टिवली चलाना पूरी तरह से एक अलग गेम है। आधुनिक राजनीति को समझने वाले हर फ्यूचर लीडर के लिए ये वो सवाल है जिस पर गहराई से सोचना बनता है।